नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और मनी9 के खास वीकली शो कंपनीनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंपनीनामा में हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ी पूरे कारोबारी हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों वाली खबरों का भी अपडेट देते हैं। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों की। और पहली खबर का रुख करते हैं देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल सब्सिडरी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड यानी RRVL ने जर्मनी की रिटेल कंपनी मेट्रो एजी के भारत के कैश एंड कैरी कारोबार को 2,850 करोड़ रुपए की रकम में खरीदने की घोषणा की है। इस डील में मेट्रो के 21 शहरों में 31 होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, लैंड बैंक्स और अन्य संपत्तियां शामिल हैं, जिससे RIL बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B सेगमेंट में देश की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। कुल 31 में से मेट्रो के आधे से ज्यादा स्टोर दक्षिण भारत में स्थित हैं। ये सौदा मार्च 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। 22 दिसंबर को RIL का शेयर करीब 1/4% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। लार्सन एंड टूब्रो ने L&T इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड यानी L&T IDPL में अपनी 51% हिस्सेदारी एडलवाइस ऑल्टरनेटिव्स की ओर से मैनेज्ड इंफ्रा फंड की पोर्टफोलियो कंपनी एपिक कंसेशंस प्राइवेट लिमिटेड को बेचने के लिए करार किया है। एपिक कंसेशंस ने L&T IDPL का 100% हिस्सा 6,000 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू में खरीदा है। इससे पहले L&T के जॉइंट वेंचर पार्टनर कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट यानी CPP इन्वेस्टमेंट ने भी इस जेवी में अपनी पूरी 49% हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया था। एडलवाइस अल्टरनेटिव्स के पोर्टफोलियो में 4,900 किलोमीटर लंबे 8 रोड प्रोजेक्ट्स और 960 सर्किट किलोमीटर्स में फैला एक पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट शामिल है। खबर आने के बाद 19 दिसंबर को एडलवाइस का शेयर करीब 1% की गिरावट और L&T का शेयर करीब 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर, पिछले वीकेंड ऐसी खबरें थी कि टाटा AMC देश के 8वें सबसे बड़े म्यूचुअल फंड UTI AMC में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत के अंतिम दौर में है। यह हिस्सेदारी 4 सरकारी कंपनियों पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा से खरीदी जाएगी। UTI AMC में PNB, SBI, LIC और बैंक ऑफ बड़ौदा की मिलाकर 45.16% हिस्सेदारी है। डील पूरी हुई तो टाटा AMC देश की चौथी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी बन जाएगी। टाटा AMC को मौजूदा भाव पर 45% हिस्सेदारी के लिए करीब 4,400 करोड़ रुपए और 26% ओपन ऑफर के लिए 2,500 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। 19 दिसंबर को जब यह खबर आई तो UTI AMC का शेयर 10% के जोरदार उछाल के साथ बंद हुआ था, पर 20 दिसंबर को UTI AMC ने इस खबर का खंडन करते हुए कहा कि उनकी टाटा के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है और उसके बाद 20 दिसंबर को UTI AMC का शेयर करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। चौथी खबर, अमेरिका की दिग्गज रिटेलर Amazon की भारतीय प्राइवेट इक्विटी पार्टनर समारा कैपिटल आदित्य बिरला ग्रुप की फाइनेंशियल ब्रोकिंग यूनिट को खरीदने की दौड़ में सबसे आगे चल रही है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि AB कैपिटल ने अपने इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस से जुड़ी सब्सिडरी आदित्य बिरला इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड यानी ABIBL को बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कारोबार को खरीदने के लिए समारा कैपिटल के अलावा एऑन इंडिया ब्रोकर्स भी संभावित खरीदारों की सूची में शामिल है। अगर डील पूरी हुई तो सौदा 800 से 1,000 करोड़ रुपए में हो सकता है, जो कि ब्रोकिंग की दुनिया में बड़े लेन देन में से एक होगा। आदित्य बिरला इंश्योरेंस ब्रोकर को बेचने का यह कदम आदित्य बिरला कैपिटल को उसकी फाइनेंशियल सर्विस ऑपरेशन को रीऑर्गेनाइज करने और सीमित ग्रोथ वाले इस कारोबार से अलग होने की रणनीति का हिस्सा है। 3 महीने पहले आदित्य बिरला कैपिटल ने इंश्योरेंस ब्रोकिंग कारोबार के लिए बोलियां मंगवाई थी। 19 दिसंबर को AB कैपिटल का शेयर करीब 1.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। पांचवी खबर, निजी क्षेत्र के बैंक येस बैंक ने अपने 48,000 करोड़ रुपए के NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को JC फ्लावर ARC को बेचने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 1585 के अनुपात में जुलाई 2022 में हुई इस डील के तहत बैंक को 11,183 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी, यानी कि 1,678 करोड़ रुपए का इस डील का 15% भुगतान अपफ्रंट मिलेगा और बकाया रकम को सिक्योरिटी रिसिप्ट्स के तौर पर रखा जाएगा। ये प्रक्रिया पूरी होने से येस बैंक के ग्रॉस NPA 2% और नेट NPA 1% के भी नीचे पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि सितंबर 2022 के अंत तक बैंक के ग्रॉस NPA 13% के आसपास थे। यही नहीं, इस डील के तहत बैंक ने JC फ्लावर ARC का करीब 10% हिस्सा खरीदने के लिए 14.14 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है। डील पूरी होने के बाद बैंक इस ARC में हिस्सेदारी बढ़ाकर 20% करने के लिए RBI से मंजूरी मांगेगा। 19 दिसंबर को खबर आने के बाद येस बैंक का शेयर करीब 1.25% की बढ़त के साथ पर दिन की ऊंचाई से हल्का होकर बंद हुआ था।
अगली खबर का रुख करते हैं। अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस ने आईटी से जुड़ी सेवाएं लॉन्च करने के लिए डीसी डेवलपमेंट नोएडा 2 लिमिटेड यानी डीसीडी एनटीएल नाम की सब्सिडरी कंपनी का गठन किया है। आईटी सर्विसेज के अलावा नई सब्सिडरी इंफ्रा डेवलपमेंट से जुड़े कारोबार पर भी फोकस करेगी। ये सब्सिडरी अदानी कोनेक्स के जरिए बनाई गई है, जो अदानी एंटरप्राइजेस और एज कॉनेक्स की जेवी कंपनी है। 19 दिसंबर को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर 3% की मजबूती के साथ बंद हुआ था और दिन के दौरान इस शेयर ने 4,104 रुपए का 52 वीक हाई भी टच किया था। सातवीं खबर, पैकेज फूड कंपनी डाबर इंडिया के प्रमोटर्स बर्मन फैमिली ने मंगलवार यानी 20 दिसंबर को बल्क डील के जरिए कंपनी में अपनी करीब 1% हिस्सेदारी बेच दी है। डाबर इंडिया ने अपनी 2 प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज ज्ञान एंटरप्राइजेस और चौधरी एसोसिएट्स के जरिए यह हिस्सेदारी बेची है, पर कितने शेयर और किस भाव पर बिकवाली हुई है उसकी जानकारी साझा नहीं की गई है। बीएसई पर उपलब्ध ब्लॉक डील्स के आंकड़ों के मुताबिक प्रमोटर्स को इस डील से करीब 978 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। सितंबर तिमाही के अंत तक कंपनी में बर्मन फैमिली की जो हिस्सेदारी थी वो करीब 67.25% के आसपास की थी, जो इस ब्लॉक डील के बाद घटकर करीब 66.5% के आसपास हो जाएगी। आपको बता दें कि प्रमोटर बर्मन फैमिली ने हिस्सेदारी बेचकर मिली रकम से कुछ निजी निवेश किए हैं। 20 दिसंबर को डाबर इंडिया का शेयर करीब 1.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। आठवीं खबर, देश की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी विप्रो की कंज्यूमर सेगमेंट से जुड़ी सब्सिडरी विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग ने केरल की मसाला बनाने वाली कंपनी निरापारा के अधिग्रहण की घोषणा की है। दोनों कंपनियों ने इस डील की वैल्यू का खुलासा नहीं किया, पर इस डील से विप्रो कंज्यूमर की पैकेज फूड या रेडी टू कुक फूड और मसालों के कारोबार में एंट्री हो गई है। माना जा रहा है कि विप्रो ने 1976 में शुरू हुई इस चावल ट्रेडिंग और मसाला बनाने वाली पॉपुलर कंपनी के लिए 200 से 250 करोड़ रुपए की रकम चुकाई है। आपको बता दें कि विप्रो कंज्यूमर केयर की ओर से ये 13वां अधिग्रहण है। 20 दिसंबर को खबर आने के बाद विप्रो का शेयर 1/4% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 9वीं खबर, कोलकाता की श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी ने मित्तल कॉर्प के अधिग्रहण की घोषणा की है। यह अधिग्रहण दिवालिया प्रक्रिया के जरिए एनसीएलटी के माध्यम से हुआ है। जिंदल स्टेनलेस को पीछे छोड़ इस कंपनी ने मित्तल कॉर्प का करीब 450 करोड़ रुपए की रकम में 88% हिस्सा खरीदा है और सेबी के न्यूनतम शेयर होल्डिंग नियमों के अनुसार प्रोमोटर्स को श्याम मेटालिक्स में अगले 18 महीनों में कम से कम 13% हिस्सेदारी कम करनी होगी। इस अधिग्रहण से श्याम मेटालिक्स को 1.5 लाख टन सालाना स्टेनलेस स्टील, वायर रोड और बार मिल क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। यही नहीं, कंपनी स्टेनलेस स्टील, डिफेंस मटेरियल से जुड़े स्पेशल प्रोडक्ट भी बनाएगी। इस कारोबार को बढ़ाने के लिए अगले 4 से 5 साल में करीब 7,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश भी किया जाएगा। 21 दिसंबर को श्याम मेटालिक्स का शेयर करीब 2.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। 10वीं खबर, लो कॉस्ट कैरियर स्पाइसजेट ने विमान लीज पर देने वाली कंपनियों को 2,500 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने की योजना तैयार कर ली है। बकाया राशि को 2 चरणों में चुकाने की योजना बनाई गई है। कंपनी सबसे पहले अपने कार्गो बिजनेस को नई सब्सिडरी स्पाइस एक्सप्रेस में ट्रांसफर करेगी। इसके बाद ये पेरेंट कंपनी को कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी सीसीडी जारी करेगा। सीसीडीज जारी होने के बाद स्पाइसजेट लेसर्स को बकाया लीज पेमेंट के बदले में ये सीसीडीज को सब्सक्राइब करने का विकल्प देगी। स्पाइसजेट के प्रमुख अजय सिंह के मुताबिक कंपनी ने मैन्युफैक्चरर और लेसर्स समेत ज्यादातर प्रमुख पार्टनर्स के साथ समझौतों की एक सीरीज पूरी कर ली है। आपको बता दें कि स्पाइसजेट लीजिंग कंपनियों के साथ अनसेटल्ड ड्यूज के चलते 13 बोइंग 737 मैक्स विमानों की ग्राउंडिंग के चलते चुनौतियों का सामना कर रही है। 21 दिसंबर को स्पाइसजेट का शेयर 5% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ था। 11वीं खबर, इस हफ्ते डीएफएम फूड्स की डीलिस्टिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। इस कंपनी के कुल 17.59% शेयरधारकों ने 525 रुपए प्रति शेयर के डिस्कवरी प्राइस के नीचे अपने शेयर टेंडर करने का फैसला लिया है। प्रमोटर्स यानी प्राइवेट इक्विटी फर्म एडवेंट इंटरनेशनल के पास इस कंपनी का 74.76% हिस्सा है और अगर वो 525 रुपए प्रति शेयर के डिस्कवरी प्राइस को स्वीकार कर लेते हैं तो उनका हिस्सा बढ़कर 91.29% हो जाएगा। सेबी नियमों के मुताबिक अगर प्रमोटर्स का कंपनी में हिस्सा 90% या उसके पार चला जाता है तो वो स्टॉक एक्सचेंजों से शेयर की डीलिस्टिंग करवा सकते हैं। आपको बता दें कि इस कंपनी की डीलिस्टिंग में शेयर टेंडर करने की प्रक्रिया 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक खुली थी। अगस्त 2022 में प्रमोटर्स ने डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की घोषणा की थी, जिसका फ्लोर प्राइस 263 रुपए 80 पैसे प्रति शेयर तय किया गया था। 20 दिसंबर को यानी आंकड़े सामने आने के बाद डीएफएम फूड्स का शेयर हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, डीमर्जर योजना पर अपडेट देने से सरकारी शिपिंग कंपनी एससीआई के शेयर में इस हफ्ते जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। दरअसल एससीआई को सरकार ने स्ट्रेटेजिक विनिवेश की प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। इसी के तहत 10 नवंबर 2021 को एससीआई ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड यानी SCI LAL नाम की सब्सिडरी का गठन किया था।
स्ट्रेटेजिक विनिवेश की प्रक्रिया के तहत नॉन कोर एसेट्स के डीमर्जर की मंशा से ये नई सब्सिडरी बनाई गई थी। इस डीमर्जर की प्रक्रिया को एससीआई के बोर्ड, दीपम, एमओपीएसडब्ल्यू, एससीआई एलएएल के बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंज से मंजूरी मिल चुकी है और अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए से मंजूरी लेने के लिए 29 दिसंबर को फाइनल सुनवाई होगी, जो कि 16 दिसंबर को हुई सुनवाई में तय की गई थी। 20 दिसंबर को अपडेट आने के बाद एससीआई के शेयर करीब आधा फीसदी की मजबूती के साथ बंद हुआ था, पर दिन के दौरान इस शेयर ने 151 रुपए 40 पैसे का नया 52 वीक हाई भी टच किया था। 13वीं खबर, देश की 5वीं सबसे बड़ी आईटी कंपनी टेक महिंद्रा ने अपनी सब्सिडरी कंपनी डायना कॉमर्स होल्डिंग्स का पूरा 100% हिस्सा कॉमविवा नीदरलैंड्स को बेचने की मंजूरी दे दी है। यह सौदा 66 लाख यूरो की राशि में तय हुआ है। कंपनी के मुताबिक इस सौदे से कंसोलिडेटेड टर्नओवर पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि कॉमविवा नीदरलैंड्स कंपनी की ही सब्सिडरी कंपनी है। ये सौदा जनवरी 2023 के पहले हफ्ते में पूरा होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि टेक महिंद्रा ने मोबाइल और फिक्स टेलको कंपनियों को सोल्यूशन मुहैया कराने वाली कंपनी डायना कॉमर्स का अधिग्रहण 1 फरवरी 2019 को किया था। 19 दिसंबर को जब खबर आई तो टेक महिंद्रा का शेयर करीब आधा फीसदी की मजबूती के साथ बंद हुआ था। इसी के साथ बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां तो आपने जान ली, लेकिन अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। आइए ऐसी खबरों को हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए जान लेते हैं और पहली खबर का रुख करते हैं। बीते 1 साल से ज्यादा से दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही रिलायंस कैपिटल को आखिरकार खरीदार मिल गया है। 21 दिसंबर यानी बुधवार को शुरू हुई ई ऑक्शन की प्रक्रिया में टोरेंट ग्रुप ने 8,640 करोड़ रुपए में यह बोली जीत ली है। इस सौदे से टोरेंट ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार में एंट्री होगी। इस कंपनी को खरीदने की दौड़ में टोरेंट ग्रुप के अलावा 3 कंपनियां और भी शामिल थी। आपको बता दें कि हिंदुजा ग्रुप ने करीब 8,150 करोड़ रुपए की दूसरी सबसे बड़ी बोली लगाई थी। इससे पहले बिडिंग राउंड में पिरामल एंटरप्राइजेस और कॉस्मे फाइनेंशियल होल्डिंग्स के कंसोर्टियम ने रिलायंस कैपिटल के लिए 5,231 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई थी, पर कंपनी के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी ने ई ऑक्शन के जरिए नीलामी की प्रक्रिया को चुनते हुए बोली का बेस प्राइस बढ़ाकर 6,500 करोड़ रुपए तय किया था, जिसकी जानकारी हमने आपको पिछले एपिसोड में दी हुई थी। 21 दिसंबर को पिरामल एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, जेट एयरवेज के रेजोल्यूशन प्लान को लेकर लेंडर्स और जलान कैलरोक कंसोर्टियम यानी जेकेसी के बीच चल रहे विवाद पर इस हफ्ते एनसीएलटी ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जेकेसी ने जेट एयरवेज के हैंडओवर के लिए एनसीएलटी से दिशा निर्देश की मांग की है, जबकि दूसरी ओर कंपनी के लेंडर्स ने जेकेसी की इस मांग का यह कहकर विरोध किया है कि रेजोल्यूशन प्लान के तहत तय हुई शर्तों का पालन नहीं किया गया है। लेंडर्स ने एनसीएलटी में यह भी कहा कि उनको कंपनी के रेजोल्यूशन प्लान पर काफी संदेह है। इसके अलावा दूसरी खबर में एसोसिएशन ऑफ जेट एयरवेज मेंटेनेंस इंजीनियर्स यानी कंपनी के इंजीनियर्स ने कंपनी के रेजोल्यूशन प्लान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इन इंजीनियर्स का दावा है कि योजना वर्कर्स के अधिकारों का अनदेखा कर रही है और कंपनी की लिक्विडेशन वैल्यू में लगातार कमी हो रही है। 19 दिसंबर को जेट एयरवेज का शेयर करीब 1.25% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर, टाटा ग्रुप ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई के 1500 करोड़ रुपए के जीएसटी नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। दरअसल ये मामला 2017 में जापान की कंपनी एनटीटी डोकोमो के साथ हुए सेटलमेंट से जुड़ा है। इस सेटलमेंट के तहत टाटा ग्रुप ने 2017 में एनटीटी डोकोमो को करीब $1.25 अरब का भुगतान किया था। इस मामले में टाटा ग्रुप ने पहले सरकार से मदद मांगी थी, पर कोई राहत ना मिलने से अब बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। टाटा ग्रुप ने नवंबर में कोर्ट का रुख किया था और अब इस मामले में 9 जनवरी 2023 को सुनवाई होगी। चौथी खबर, जी एंटरटेनमेंट को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं और दोनों ही खबरें खराब हैं। पहली खबर यह है कि कंपनी के क्रेडिटर्स ने जी एंटरटेनमेंट के सोनी के साथ मर्जर डील के खिलाफ एनसीएलटी में सवाल खड़े कर दिए हैं, वो भी तब जब जी एंटरटेनमेंट की कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट यानी सोनी के साथ मर्जर की प्रक्रिया पूरी होने के बेहद करीब है। आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक ने इस मर्जर के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। आपको बता दें कि आईडीबीआई बैंक ने पिछले हफ्ते जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ करीब 150 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान ना होने के चलते दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी दी थी, पर इस मर्जर को एनसीएलटी, सीसीआई और कंपनी के शेयर होल्डर से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। आईडीबीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने करीब 150 करोड़ और इंडसइंड बैंक ने करीब 89 करोड़ के बकाये भुगतान की मांग की है। खबरें आने के बावजूद 19 दिसंबर को जी एंटरटेनमेंट का शेयर कमजोर शुरुआत के बाद करीब 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था।
पांचवी खबर, एनसीएलटी ने कोचिंग फर्म एमटी एडुकेयर के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी को दाखिल कर लिया है। कंपनी के ऑपरेशनल क्रेडिटर कनेक्ट रेजिडरी की शिकायत के चलते ये कार्रवाई शुरू की गई है। महेश ट्यूटोरियल्स के नाम से जानी जाने वाली कंपनी एमटी एडुकेयर ने 5.37 करोड़ रुपए की बकाया राशि के भुगतान पर डिफॉल्ट कर दिया था, जिसके बाद कनेक्ट रेजिडरी ने पिछले साल नवंबर में एनसीएलटी की मुंबई बेंच का दरवाजा खटखटाया था। एनसीएलटी ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद यह फैसला लिया है। बीते 5 दिन में देखें तो एमटी एडुकेयर के शेयर में करीब 6% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। छठी खबर, कर्ज से जूझ रही श्रेय ग्रुप की 2 कंपनियों के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी ने इन दोनों कंपनियों के संशोधित रेजोल्यूशन प्लान जमा करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 24 दिसंबर कर दिया है। सीओसी ने इस डेडलाइन को दूसरी बार बढ़ाया है। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि सीओसी ने बोली लगाने वालों को अपना ऑफर रिवाइज करने के लिए 15 दिसंबर तक का समय दिया है। 12 दिसंबर को सीओसी के साथ हुई गहन वार्ता के बाद इस ग्रुप के 3 बिडर्स को 15 दिसंबर तक संशोधित बोलियां जमा करने की पेशकश की गई थी और बिडर्स की ओर से समय की मांग के चलते ही डेडलाइन को दोबारा बढ़ाया गया है। इन दोनों कंपनियों की रेजोल्यूशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सीओसी 5 जनवरी 2023 की डेडलाइन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि वर्दे अरीना के कंसोर्टियम ने 14,000 करोड़ रुपए, एनएआरसीएल यानी बैड बैंक ने 13,600 करोड़ रुपए और ऑथम इन्वेस्टमेंट ने इस कंपनी के लिए 4,500 करोड़ रुपए की बोली जमा की थी। सातवीं खबर, डीएलएफ को इस हफ्ते एनसीएलटी से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल एनसीएलटी ने सीसीआई की ओर से दी गई क्लीन चिट को रद्द कर दिया है। एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने पहली जांच रिपोर्ट के आधार पर रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ से जुड़े मामले को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या सीसीआई को वापस भेज दिया है। एनसीएलटी ने सीसीआई को इस मामले में एक नया आदेश जारी करने के लिए भी कहा है। ये मामला गुरुग्राम में डीएलएफ के गार्डन सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसके एक फ्लैट खरीदार ने 2018 में एक शिकायत दर्ज की थी। शिकायत यह थी कि फ्लैट बायर एग्रीमेंट की शर्तें अनुचित और भेदभावपूर्ण थी। सीसीआई ने इस मामले में डीजी को जांच के आदेश दिए थे और जांच में पाया गया था कि डीएलएफ ने प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन किया है। पर सीसीआई ने डीजी को सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ एनसीएलटी में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में एनसीएलटी का कहना है कि नियमों के उल्लंघन के बाद सीसीआई सप्लीमेंट्री जांच का आदेश नहीं दे सकता। 23 दिसंबर को डीएलएफ के शेयर में कमजोर शुरुआत हुई थी और गिरावट के साथ ही शेयर बंद हुआ था। आठवीं खबर, यस बैंक और डिश टीवी के बीच चल रहे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। यस बैंक ने जेसी फ्लावर को लोन के साथ साथ डिश टीवी का गिरवी रखा 24.19% हिस्सा भी ट्रांसफर कर दिया है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि यस बैंक ने जेसी फ्लावर को 48,000 करोड़ रुपए के लोन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस प्रक्रिया में डिश टीवी समेत कुल 7 कंपनियों के गिरवी रखे शेयर भी जेसी फ्लावर को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इन 7 कंपनियों में एशियन होटल्स नॉर्थ, अवंथा रियल्टी, वदराज सीमेंट, ट्यूलिप स्टार होटल्स, रोजा पावर सप्लाई और डियॉन ग्लोबल सॉल्यूशन शामिल हैं। 23 दिसंबर को यस बैंक और डिश टीवी के शेयरों में गिरावट के साथ ही कारोबार देखने को मिला था। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। साल 2022 की शुरुआत से पूंजी की दिक्कतों से जूझ रहे स्टार्टअप्स ने अब वेंचर डेट का रुख करना शुरू कर दिया है। कारोबार के शुरुआती दौर में कंपनियों और स्टार्टअप्स की ओर से उठाए जाने वाले कर्ज को वेंचर डेट कहते हैं। इक्विटी निवेशकों के वैल्यूएशन को लेकर सावधान होने से सीरीज ए और बी राउंड की फंडिंग के लिए फाउंडर्स ने यह रास्ता अपनाना शुरू किया है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि लीडिंग डेट प्लेयर ब्लैकस्टोन ने वित्त वर्ष 2023 के पहले 6 महीनों में 680 करोड़ रुपए के लोन दिए हैं, जो कि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 2 गुना ज्यादा हैं। चूंकि इक्विटी निवेशक स्टार्टअप्स के ऊंचे वैल्यूएशन पर चिंता जता रहे हैं और फाउंडर्स कम वैल्यूएशन पर पूंजी जुटाने को तैयार नहीं है, इसलिए ब्लैकस्टोन के को फाउंडर और डायरेक्टर अंकुर बंसल का मानना है कि इक्विटी फंडिंग में सुधार होने के बाद भी स्टार्टअप्स वेंचर डेट का वायबल फंडिंग विकल्प के तौर पर चुनाव जारी रख सकते हैं। दूसरी खबर, स्टार्टअप्स की बढ़ती लोकप्रियता और सफलता के चलते कई विदेशी निवेशक भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इन विदेशी निवेशकों की सूची में अगला नाम गूगल का है। गूगल ने $10 अरब के गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड में से इंडियन स्टार्टअप्स में निवेश के लिए $30 करोड़ की रकम निर्धारित की है। इस रकम का 1/4 हिस्सा यानी $7.5 करोड़ की राशि महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स की फंडिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। जुलाई 2020 में गूगल ने अगले 5 से 7 साल के लिए भारत में $10 अरब के निवेश की घोषणा की थी। इस योजना के तहत गूगल देश की 2 दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों जियो और एयरटेल में निवेश कर भी चुकी है। तीसरी खबर, देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने बेंगलुरु के टेक स्टार्टअप लेमनिस में स्ट्रेटेजिक हिस्सेदारी खरीदी है। एयरटेल ने अपने स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के तहत इस स्टार्टअप में
8% हिस्सेदारी खरीदी है। आपको बता दें कि लेमनिस रियल टाइम मार्केटिंग ऑटोमेशन और सिक्योर कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म यानी CDP ऑफर करता है। इस डील के जरिए एयरटेल और लेमनिस दोनों साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा CDP प्लेटफॉर्म बनाने पर काम करेंगे और ये एडटेक यानी एयरटेल एड्स, डिजिटल एंटरटेनमेंट यानी विंक म्यूजिक और एयरटेल एक्सट्रीम के साथ साथ डिजिटल मार्केटप्लेस यानी एयरटेल थैंक्स ऐप समेत एयरटेल के सभी डिजिटल बिजनेसेस में इस्तेमाल किया जाएगा। भविष्य में एयरटेल की इस सेवा को एयरटेल IQ के जरिए अपने एंटरप्राइज कस्टमर्स को भी ऑफर करने की योजना है। चौथी खबर, बैंकिंग रेगुलेटर RBI ने रिजर्व पे समेत कई पेमेंट गेटवे कंपनियों को अपने पेमेंट प्रोसेसिंग बिजनेस के लिए नए ग्राहक बनाने से रोक दिया है। इनमें से कई कंपनियों को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए RBI से इन प्रिंसिपल यानी सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी है। रिजर्व पे के अलावा पेमेंट सेवाएं देने वाली कंपनी कैश फ्री को भी अस्थायी रूप से नए मर्चेंट्स जोड़ने से मना कर दिया गया है। बैंकिंग रेगुलेटर के आदेश पर रिजर्व पे ने कहा कि ये एक अस्थायी कदम है और इसका रिजर्व पे के मौजूदा बिजनेस ऑपरेशंस और मौजूदा मर्चेंट्स पर कोई असर नहीं होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिजर्व पे अगले हफ्ते RBI को एक रिपोर्ट जमा करेगा, जिसके मंजूर होने पर कंपनी दोबारा ग्राहकों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर सकेगी। आपको बता दें कि रिजर्व पे को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए जुलाई में सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी। पांचवी खबर, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर डिलीवरी ने पुणे के सप्लाई चेन सोल्यूशन स्टार्टअप एल्गोरिदम टेक को खरीदने का ऐलान किया है। 100% हिस्सा खरीद के लिए 14.9 करोड़ रुपए का भुगतान होगा और इसके लिए डिलीवरी के IPO से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों कंपनियों के बीच ये डील 31 जनवरी 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2022 में एल्गोरिदम का टर्नओवर 3.6 करोड़ रुपए था। आपको बता दें कि एल्गोरिदम टेक एंटरप्राइज सप्लाई चेन को प्लानिंग और ऑप्टिमाइजेशन सोल्यूशन मुहैया करवाता है। 21 दिसंबर को डिलीवरी का शेयर करीब 4% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। छठी खबर, टाटा ग्रुप के मालिकाना अधिकार वाले बिग बास्केट ने ताजा फंडिंग राउंड में $20 करोड़ की रकम जुटाई है। यह रकम 64% हिस्सेदारी वाली टाटा डिजिटल के अलावा मिराई एसेट, UK की CDC और अन्य निवेशकों से जुटाई गई है। इस फंडिंग राउंड के बाद बिग बास्केट का वैल्यूएशन पिछले राउंड की तुलना में 60% बढ़कर $3.2 अरब हो जाएगा। मौजूदा फंडिंग राउंड पूरा करने के बाद अब बिग बास्केट की 24 से 36 महीने में या 2025 तक IPO लाने की भी योजना है। सातवीं खबर, इंडीफाई टेक्नोलॉजीज ने B2B सर्विस प्लेटफॉर्म बिजीबाई ऑपरेट करने वाले स्टार्टअप इंटेलीफाई टेक्नोलॉजीज में छोटी हिस्सेदारी खरीदी है। हालांकि इन दोनों कंपनियों ने इस डील की रकम का खुलासा नहीं किया है। इस डील के जरिए गुरुग्राम के स्टार्टअप इंडीफाई टेक को अपने अधिकतम SME ग्राहकों को टेक्नोलॉजी आधारित ऑफरिंग्स मजबूत करने में मदद मिलेगी। वहीं बिजीबाई के ग्राहकों को भी क्रेडिट सेवाएं मिलेंगी। आपको बता दें कि 2015 में स्थापित इंडीफाई एक ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेट करता है जो SMEs और MSMEs को बिजनेस लोन ऑफर करता है। आठवीं खबर, फ्रंटलाइन वर्कफोर्स मैनेजमेंट और स्टार्टअप बेटर प्लेस ने अपने पहले से जारी सीरीज C फंडिंग राउंड के जरिए $4 करोड़ की रकम उठाई है। ये रकम जंगल वेंचर्स, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और अन्य निवेशकों से कन्वर्टिबल नोट्स के जरिए जुटाई गई है। आपको बता दें कि कन्वर्टिबल नोट्स एक तरह का छोटी अवधि का कर्ज होता है जो आमतौर पर अगले फंडिंग राउंड तक इक्विटी में तब्दील हो जाता है। बेटर प्लेस के को-फाउंडर और ग्रुप CEO के मुताबिक इस राउंड के बाद स्टार्टअप का वैल्यूएशन 50 से 70 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। इस कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल 1100 से ज्यादा बड़े एंटरप्राइजेस 40 लाख कर्मचारियों को मैनेज करने के लिए बेटर प्लेस का इस्तेमाल करते हैं। नौवीं खबर, एक्वा फार्मर्स के नेटवर्क एक्वा कनेक्ट को ऑपरेट करने वाले स्टार्टअप कोस्टल एक्वाकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सीरीज A फंडिंग राउंड के जरिए $1.5 करोड़ की रकम जुटाई है। चेन्नई का यह स्टार्टअप इस रकम का इस्तेमाल अपने स्केलेबल सॉल्यूशन पोर्टफोलियो को बूस्ट करने और सर्विस ऑफरिंग्स के विस्तार पर करेगा। 2017 में स्थापित एक्वा कनेक्ट फिश और श्रिम्प फार्मर्स को मैन्युफैक्चरर्स के क्वालिटी एक्वाकल्चर प्रोडक्ट सीधे खरीदने के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस का काम करता है। 10वीं खबर, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पंत पार्टनर्स ने अपने पहले फंडिंग राउंड के जरिए पूंजी जुटाई है। कारोबार की शुरुआत करने के लिए स्टार्टअप ने लीडिंग एंजल इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर से ये रकम जुटाई है। पंत पार्टनर्स के मुताबिक इस राउंड से मिली रकम का इस्तेमाल ग्लोबल कारोबार और टीम के विस्तार में तेजी लाने पर किया जाएगा। पंत पार्टनर्स के को-फाउंडर सिद्धार्थ राव और मधुसूदन ने कहा कि हमारा इमीडिएट फोकस कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करने पर होगा जिनकी घोषणा आने वाले कुछ महीनों में हो सकती है।
चलिए, तो ये था बीते कारोबारी हफ्ते का कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, अपना फीडबैक और अपनी राय हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, ताकि हम इस शो को और बेहतर बना सकें। तो निवेश जगत और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी ऐसी ही आपके काम की हर बड़ी खबर जानने के लिए मनी9 के मोबाइल ऐप को अभी डाउनलोड करें और 1.5 लाख लोगों से ज्यादा के परिवार का आप भी हिस्सा बने। तो मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते नई खबरों के साथ। तब तक आप देख रही मनी9। नमस्कार।